हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ तनु। वेलकम टू द सेशन। आज के वीडियो में हम ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये जो ईवीएस पेडागोजी का क्वेश्चन पेपर है वो 20 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर है। तो अब सिर्फ इसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर और बचा है जो कि 16 दिसंबर 2022 का है। उसके बाद आपका ईवीएस पेडागोजी का सेशन जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास एक कंप्लीट प्लेलिस्ट हो गई 2011 से लेके 2019 तक का ईवीएस पेडागोजी और उसके बाद 2021 का और 2022 का ईवीएस पेडागोजी का। अगर आप इतने सेशन कर लेते हैं तो आपका ईवीएस पेडागोजी के 13 से 14 क्वेश्चन आपको एकदम सही सही मिलेंगे। एक दो क्वेश्चन जो है वो डिफरेंस मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो हो सकता है कि आपको थोड़े से नए लग सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपको इन्हीं सेशन से मिल जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हूबहू क्वेश्चन आएंगे, लेकिन क्वेश्चन जो है वो पैटर्न उनका वही होगा। अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप इजीली उसको टैकल कर पाएंगी। और थीम वाला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होते हैं तो आपको, और उसके बाद जो आकलन के उपकरण हैं जैसे पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये सब से क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप ये सब करके जाते हैं तो आपका ईवीएस पेडागोजी जो है वो कम्प्लीटली तैयार है। अगर जितने भी सेशन मैंने कराए हैं आप उसको कम से कम 2 बार देखिए। एक बार तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार उसको एग्ज़ाम में जाने से पहले भी देख लीजिए। आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो आज का क्वेश्चन पेपर हम देखते हैं जिसमें हम ईवीएस पेडागोजी वाले पार्ट को करेंगे। जैसे ही आपको ईवीएस पेडागोजी वाला मैं ख़त्म करवाऊंगी, सीडीपी के 10 से 11 वीडियोस और बचे हैं पेपर 1 के, हम उसे करेंगे। हम उसे जब कर लेंगे, अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम पेपर 2 के भी सीडीपी वाले क्वेश्चन पेपर को पूरा करेंगे, लेकिन अभी मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती क्योंकि अभी डेट अनाउंस नहीं किया गया कि कब से एग्ज़ाम होगा। लेकिन अगर दिसंबर लास्ट से एग्ज़ाम होगा तो आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे। तो 76 वाले नंबर से हम क्वेश्चंस पे अपना स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थी का कैसे शिक्षण करेंगी? आवाज़ में संदेश साझा करके करेंगी, ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके करेंगी, ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके करेंगी जिससे कि बच्चा सुन सके। और आवाज़ में संदेश साझा करेंगी क्योंकि बच्चा देख नहीं सकता लेकिन वो सुन तो सकता है, ये बात हो सकती है। और सहपाठी के द्वारा व्याख्या, ठोस अनुभव का उपयोग, ठोस अनुभव का उपयोग करेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ठोस अनुभव का उपयोग मतलब कि चीज़ों को वो देख तो नहीं ही पाएगा, वो चीज़ों को देख तो नहीं पाएगा, वो आवाज़ से सुन पाएगा, टच करके भी वो समझ सकता है, टच करके भी वो समझ सकता है। तो दृष्टिबाधित विद्यार्थी को आवाज़ में संदेश साझा करना बिल्कुल ठीक है, ढेर सारी मौखिक व्याख्या उपयोग करना ये भी ठीक है, सहपाठी के द्वारा व्याख्या करना भी ये भी ठीक है। लेकिन ठोस अनुभव का उपयोग करना मतलब वो देख तो नहीं ही पाएगा तो वो कैसे समझ पाएगा। तो इसलिए ए, बी और सी ऑप्शन जो है वो होगा। अगर यहाँ पे होता कि ठोस स्पर्श अनुभव का यूज़ करना, तो जो कि वो छू कर समझ सके, ऐसा कुछ होता तो मे बी आंसर डी हो सकता था। स्पर्श वाली वस्तुएं जो हैं वो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो सकती हैं, लेकिन देखने वाली चीज़ें, ठोस मूर्त चीज़ें जो बच्चों को दिखा के पढ़ाई जाती हैं वो यहाँ पे बच्चों के लिए हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है कि श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षा को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर, देखिए श्रवण बाधित बच्चे जो कान से बहरे हैं बच्चे, जिनको सुनने में प्रॉब्लम, जरूरी नहीं है कि बहरे ही हो, उनको सुनने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है वो ऊंचा सुनते हो, इस तरीके का भी कोई प्रॉब्लम होता है। तो श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षक को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेनी चाहिए, केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करना चाहिए। उपशीर्षक और साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि बच्चा अगर सुन नहीं पाएगा लेकिन वो देख सकता है, वो लिप्स को रीड कर सकता है। अधिक दृश्य का उपयोग करना चाहिए, तो ये भी ठीक है।
जो बच्चे जो है वो जो बच्चे बहरे मतलब बहरे क्या श्रवण बाधित बच्चे जो होते हैं उनके लिए दृश्य चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। तो अगर आपको दो ऑप्शन नहीं समझ में आ रहे हैं, अगर आपको मतलब कंफर्म नहीं है कि हाँ पहला और दूसरा ऑप्शन सही है या नहीं है, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि दो ऑप्शन तो एकदम ही सही है, तो यहाँ पे सी और डी साथ में कहाँ पे दिया गया, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो आपको समझ में आ गया ना कि सी और डी कहाँ पे है, सी और डी साथ में यहीं पर है। तो इसलिए आपका ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जाता है। और क्वेश्चन पेपर में 100% क्वेश्चन किसी को नहीं आते हैं, लेकिन उसका तरीका होता है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का। अगर आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज थे, लेकिन दो ऑप्शन जो है वो एकदम सटीक दिया गया कि हाँ श्रवण बाधित बच्चों के लिए ये तो करना ही पड़ेगा हमें, तो पहले और दो ऑप्शन भी सही हो गए। तो आपको इस क्वेश्चन से सीखना ये है कि अगर आप श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता ले सकते हैं। जो मूक बधिर वाले बच्चे, मतलब मूक बधिर का जिसको ट्रेनिंग मिला होता है, वो सिंबल्स में बात कर पाते हैं बच्चों से, तो उनकी सहायता लेके बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके, अगर वो ऑनलाइन नहीं समझ पा रहा है तो उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये भी सही होगा, यहाँ पे चारों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होंगे। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए किसका उपयोग करेंगे। सेवा पूर्व शिक्षक जो हैं वो, जैसे कि हम लोग हैं जिन्होंने ट्रेनिंग लिया हुआ है लेकिन वो सेवा में नहीं है अभी। हम लोगों ने ट्रेनिंग लिया है, मैंने बीटीसी किया है, मतलब डीएलएड किया है, लेकिन मैं अभी जॉब में नहीं हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं सेवा पूर्व शिक्षक हूँ, प्रशिक्षित हूँ, लेकिन अभी जॉब में मैं नहीं हूँ। तो सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्य हो गया, व्यक्तित्व हो गया, हित हो गया और अभिरुचि को जानने के लिए किसका उपयोग करेंगे। तो सेवा पूर्व शिक्षक जो हैं वो अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए किसका उपयोग करेंगे। रचनात्मक आकलन उपकरण का उपयोग करेंगे, या फिर योगात्मक आकलन का उपयोग करेंगे, स्व आकलन उपकरण का उपयोग करेंगे, या फिर रचनात्मक और योगात्मक आकलन उपकरण का यूज करेंगे। तो शिक्षक को अपना नैतिक मूल्य जानना है, अपना व्यक्तित्व और अपना हित और अभिरुचि जानना है, तो इसके लिए हमें स्व आकलन उपकरणों का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हमें अपना करना है, इसलिए ये स्व आकलन उपकरण का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि ईवीएस अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। ईवीएस के अध्यापक ने बच्चों को अंकुरण विधि को समझाने के लिए बच्चों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप होगा। चित्र के साथ चार्ट तैयार करना सबसे अच्छा होगा, बीज को गमले में लगाना अच्छा होगा, मूंग से अंकुरण को निकलते हुए देखना अच्छा होगा, या फिर वीडियो क्लिप देखना अच्छा होगा। तो यहाँ पे चित्र के साथ सबसे बेस्ट वन की तरफ आपको जाना है। आपको लग सकते हैं कि चारों ऑप्शन में भी कोई खराबी नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आप पीआरटी के बच्चों के लिए ये पेपर दे रहे हैं, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक, सबसे ज़्यादा ईजी कौन सा होगा टास्क करना। जो चित्र बनाना उतना ईजी नहीं हो सकता सभी के लिए। बीज को गमले में लगाना ये ठीक होता, लेकिन अगर उससे भी बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना, ये ज़्यादा बेटर होगा। मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना जो है वो, ये ऑप्शन जो है वो क्या होगा, वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ईजिली बच्चों को इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस उसको पानी में भिगो देना है, वो अंकुर 1-2 दिन में निकल जाते हैं। तो ये इस अंकुरण विधि को समझने के लिए बच्चों के लिए ये ऑप्शन जो है वो सबसे बेटर होगा, सबसे ईजी भी होगा करने में। तो यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 80 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि एक ईवीएस की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरी में रखने के लिए कहा। क्वेश्चन में बोला कि एक ईवीएस की टीचर हैं, उन्होंने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरी में रखने के लिए कहा। अन्न मतलब कि हो सकता है गेहूँ बोला हो, हो सकता है चावल बोला हो, जो भी बोला हो, अन्न को कटोरी में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उनको एक शीट तैयार करने के लिए कहा, आंकड़े तैयार करने के लिए कहा, जिसमें वे उस भोजन को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। उस भोजन को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है। छात्रों को घर में व्यस्त रखना, तो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो लुप्त होने की कगार पर है।
या फिर पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। तो ये बात ज़्यादा बेटर होगा। जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति उनके मन में बैठाना, ये बातें हो सकती हैं, लेकिन सी ऑप्शन जो है वो सबसे बेस्ट वन होगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को आंकड़ा या शीट तैयार करना है। तो उसके लिए बच्चों को अपने ऑब्जर्वेशन कौशल का, अवलोकन कौशल का मतलब बच्चों के अंदर इससे अवलोकन कौशल जो है वो विकसित होगा कि मैंने ऐसे गेहूँ डाला, चावल डाला, कुछ भी डाला, कौन से पक्षी आ रहे हैं, तो बच्चे उसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसको लिखेंगे। तो बच्चों का इससे ऑब्जर्वेशन कौशल जो है वो क्या होगा, वो डेवलप होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो क्या है, वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर वाला क्वेश्चन। एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सव पर विचार विमर्श किया। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं। कुछ उत्सव जो है वो आम है, मतलब नॉर्मल है, सामान्य है, जो कि पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कौन सी संकल्पना का विचार में का कक्षा में विचार बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए फिर से एक बार, एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे उत्सव पर विचार विमर्श किया। एक मतलब त्यौहार के ऊपर विचार विमर्श किया। और विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव जो है वो सामान्य रूप से पूरे देश में मनाए जाते हैं। और वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रही है। हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य का, विभिन्न संस्कृतियों के मूल्यों का, या फिर उत्सव में कोई सांस्कृतिक या प्रादेशिक अवरोध नहीं होता उसके मूल्य का, या फिर हमें शांति और आनंद देते हैं। तो बात कोई भी गलत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो आपका आंसर क्या जाएगा, बेस्ट वन जो होगा क्या होगा, वो ए होगा। हमारे जीवन में उत्सव के मूल्य का विकास जो है वो, ये उत्सव पाठ पर जो चर्चा किया जा रहा है उसके बेस पे बच्चों के मतलब मन में, उनके जीवन में उत्सवों के मूल्य का विकास होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, विचार का विकास होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो सबसे सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक ग्रामीण, ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन की संरक्षण की तकनीकी का शिक्षण दे रही हैं। उनके लिए उत्तम युक्ति क्या होगी। अपने आप विभिन्न विधियों के प्रतिरूपों का चार्ट बनाकर उसका उपयोग करना, भोजन के उन नमूनों का प्रदर्शन करना जिन्हें संरक्षित किया जाता है, विभिन्न संरक्षण विधियों का पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण करना या छोटे छोटे वीडियो क्लिप दिखाना, या फिर आस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन कराना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा सही होगा, क्योंकि ये ज़्यादा रियलिस्टिक है और बच्चे इसमें इंगेज हो पाएंगे, रियल लाइफ एक्सपीरियंस ले पाएंगे और उनका अवलोकन मेथड मतलब अवलोकन टेक्निक भी डेवलप हो जाएगा बच्चों में। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ईवीएस की शिक्षिका एनसीईआरटी के पाठ 2 फुलवारी पढ़ा रही हैं। शिक्षण के लिए वह निम्नलिखित में से किस संसाधन का उपयोग कर रही हैं। फुलवारी में भारत का मानचित्र, मधुबनी चित्रकला, विभिन्न स्थानीय फूल और कार्यपत्रक। तो एनसीईआरटी के पाठ 2 का वो फुलवारी पढ़ा रही हैं। शिक्षण के लिए वह निम्नलिखित में से किस संसाधन का उपयोग कर रही हैं। तो भारत के मानचित्र का उपयोग कर रही है और मधुबनी कला का उपयोग, तो वो भारत के मानचित्र का उपयोग कर सकती हैं, फुलवारी पढ़ा रही हैं। मधुबनी चित्रकला का भी उपयोग कर सकती हैं, उसमें फ्लावर्स वगैरह रहते हैं। और उसके बाद विभिन्न स्थानीय फूलों का भी यूज़ कर सकती हैं और वर्कशीट का भी। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी सी डी ऑप्शन जो है वो क्या होगा, बिल्कुल ठीक होगा। ए बी सी डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावकारी है। अनधिकार शिकार करने के लिए मतलब कि जिसका मतलब जो लोग शिकार करने वन में जाते हैं तो उस पर शिकार करने के लिए मतलब शिकार के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए बच्चों को संवेदनशील बनाना है तो कौन सी विधि ज़्यादा प्रभावशाली होगी। वाद विवाद करवाना, समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना, पोस्टर नारे लिखवाना। तो आपको समझ में ही आ रहा है कि वाद विवाद करवाएंगे तो ही ज़्यादा वाद विवाद करवाना और समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना। वाद विवाद भी करवा सकते हैं लेकिन समाचार पत्र की अगर बच्चों को क्लिपिंग दिखाएंगे, बहुत सारे मतलब कि न्यूज़ हो सकता है हम उनको दिखाएं कि हाँ यहाँ पे ऐसे किया गया था, यहाँ पे ऐसे किया गया था, तो यहाँ पे
तब बच्चों के अंदर थोड़ा सा नॉलेज का संचार होगा, और जब नॉलेज का संचार हो जाएगा बच्चों के अंदर, तभी वो उस पर वाद विवाद कर पाएंगे। क्योंकि बच्चे जो हैं अभी छोटे हैं, उतना उनको शिकार के बारे में नहीं पता, तो बच्चों को टीचर को सब विभिन्न समाचार पत्रों की क्लिपिंग दिखाने के माध्यम से ऐसा बच्चों के अंदर वो डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ज़्यादा बेटर होगा, ए ऑप्शन भी गलत नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका क्या होगा। व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या हो सकता है। तो रूढ़िवादी छवि मीडिया हो सकता है, नुक्कड़ नाटक हो सकता है, समाचार पत्र हो सकता है, या रेडियो हो सकता है। व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि जो है, वो व्यवसाय में जो रूढ़िवादी छवि होते हैं, इस मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। तो सामाजिक मीडिया होगा, नुक्कड़ होगा, समाचार पत्र होगा, या फिर रेडियो होगा। तो यहाँ पे संवेदनशील करने का सबसे प्रभावशाली तरीका जो है वो नुक्कड़ और नाटक होते हैं। इसमें जो है वो रियलिटी की तरह जो है वो फील आता है, मतलब लोग उसकी एक्टिंग्स करते हैं छोटे छोटे ग्रुप में, तो उसके वजह से ना लोगों को ज़्यादा दिमाग में वो चीज़ें बैठती हैं, ज़्यादा लोग संवेदनशील और जागरूक बनते हैं। तो यहाँ पे नुक्कड़ नाटक जो है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें इंगेज होते हैं लोग, एक्टिविटी बेस्ड भी होता है ये। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो ज़्यादा बेटर होगा। और अगर हम नाटक वगैरह देखते हैं तो दिमाग में ज़्यादा ही छपता है। अगर हम हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हैं और अगर हम हिस्ट्री का कोई मूवी देख लें, तो मूवी हमारे दिमाग में ज़्यादा छाप छोड़ता है। अब बुक को कितनी 4 बार भी पढ़ लो तो भी बहुत सारी चीज़ें हम भूल ही जाते हैं। तो देखने वाली चीज़ें हमें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। और उसके बाद पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य को सफल करने के लिए पाठ्यचर्या किस पे आधारित होनी चाहिए। पर्यावरण के साथ अधिगम, पर्यावरण के लिए अधिगम, पर्यावरण से अधिगम। ठीक, ये होना चाहिए। बड़ा अच्छा, बड़ा नया तरीके से, बड़े नए तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो फॉर्म किया गया है। एक बार देखते हैं, अगला देखते हैं। पर्यावरण के बारे में अधिगम, पर्यावरण के माध्यम से अधिगम, पर्यावरण के लिए अधिगम। और अगला है कि पर्यावरण के मध्य अधिगम, पर्यावरण के लिए अधिगम, पर्यावरण के साथ अधिगम। पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के मध्य, पर्यावरण के से मध्यम। तो यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, क्योंकि हमें पर्यावरण के बारे में अधिगम करना होगा, फिर पर्यावरण के माध्यम से अधिगम करना होगा, और फिर पर्यावरण के लिए अधिगम करना होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। और एक ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं पता तो आप इसको लिख के रख लीजिए। मे बी अगर वो रिपीट करना चाहे क्वेश्चन तो वो रिपीट भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। थोड़े नए क्वेश्चन थे, वो थोड़ा नया क्वेश्चन था। अगला है कि अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा था। छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हैं। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधों को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उसमें बहार आती है। यहाँ पर अध्यापक निम्नलिखित में से क्या विकास करना चाहता है। फिर से एक बार देखेंगे कि अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा था। छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हैं। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधों को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उसमें बहार आती है। यहाँ पर अध्यापक निम्नलिखित में से क्या विकास कराना चाहते हैं। तो छात्रों प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल, छात्रों में जिज्ञासुता, प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे को देखना, फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना। तो बच्चों के अंदर वो क्या डेवलप कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को मतलब आंकड़े दर्ज करने का कौशल विकसित करना, ये बात ठीक है। और उसके बाद बच्चों को जिज्ञासु भी बना रहे हैं। तो ए और बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, वो ज़्यादा सटीक होगा। तो यहाँ पे ए और बी ऑप्शन जो है वो ज़्यादा सटीक होगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते। एक ईवीएस की शिक्षिका इस विषय पर शिक्षिका ने चर्चा किया। वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती हैं। वायु और ध्वनि प्रदूषण को संप्रेषित करना चाहती हैं। अनवीकरण संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना, ये दोनों ही ऑप्शन ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, ये भी ठीक है। सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है, ये भी ठीक है, क्योंकि इंजन बंद करने के लिए ऐसा कोई कदम तो मैंने अभी तक नहीं सुना है। तो यहाँ पे ए बी सी डी ऑप्शन जो है वो सही है। और सीटेट की तरफ से भी ए बी सी डी ही ऑप्शन में आंसर दिया गया था।
अगला है कि एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही हैं जिससे वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। इस चर्चा का क्या उद्देश्य होगा? एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही हैं जिससे वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। इस चर्चा का उद्देश्य क्या है? छात्रों में रचनात्मकता में वृद्धि करना, ये ऑप्शन हो सकता है। स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना, ये भी हो सकता है। स्थानीय विक्रेता की सहायता करना, यह साझा करना कि यह वस्तुएं सस्ती हैं, यह साझा करना कि ये वस्तुएं जो है वो क्या है, वो सस्ती हैं। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन ही जो है वो सही होंगे कि बच्चों में रचनात्मकता का भी विकास हो रहा है, स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को भी सुरक्षित कर पा रहे हैं, स्थानीय विक्रेता की सहायता भी हो रही है सामान से, और साझा कर रहे हैं कि यह वस्तुएं सस्ती होती हैं। तो यहाँ पे ए, बी और सी, डी सारे ऑप्शन जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ए, बी और सी, डी सारे ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थी के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कर सकता है? गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कौन सा कर सकता है? दृष्टांत अभिलेख हो गया, और उसके बाद पेपर पेंसिल टेस्ट तो नहीं हो सकता, वर्कशीट भी नहीं हो सकता, रेटिंग स्केल भी नहीं हो सकता। गुणात्मक तरीके को दृष्टांत अभिलेख का मतलब क्या है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड है। क्या होता है इसका? एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ये जो है वो गुणात्मक तरीके से क्वालिटेटिव डेटा को यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अब आपको क्या करना है, अगर आपने कहीं पे एनेक्डोटल रिकॉर्ड के बारे में लिखा है तो वहाँ पे ये भी लिख लीजिए कि क्वालिटेटिव डेटा को बताने के लिए हम किस टूल का यूज़ करते हैं, तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड का यूज़ करते हैं। बस आपका ये, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आया तो आपका गलत नहीं होगा, आप रिवीजन भी कर लेंगे अगर कहीं पे लिखे रहेंगे। और क्वेश्चन अगर मैंने करा दिया, आपने मतलब आपको ये नहीं आ रहा है, आपने लिखा नहीं, अगर आपने दोबारा वीडियो भी नहीं देखा, तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो कन्फ्यूजन में रहेगा, हो सकता है गलत भी हो जाए। तो आज हमने 15 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अब एक वीडियो और बची है, वो कल आपको मिल जाएगी, और उसके बाद हम ACDP के पोर्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज